फिलहाल इस वक्त गन्ने की प्रजाति में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रजाति आपकी को 0238 ही ज़्यादातर रकबे में अभी कब्जा बनाए हुए है, क्योंकि इससे ज़्यादा उत्पादन की वैरायटी अभी तक कोई किसान भाइयों के बीच में नहीं आई। वैरायटी 0238 ने किसानों को भी अच्छा लाभ दिया और साथ साथ मिल को भी बहुत ही अच्छा लाभ दिया, लेकिन कुछ समय से वैरायटी काफ़ी लंबे समय से चलने के कारण अब इस वैरायटी में कुछ कमियां, क्या एक जैसा कि बुढ़ापा आने लगता है तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही इस वैरायटी में भी कुछ उत्पादन कम हुआ है, कुछ बीमारियों का आपदन बढ़ा है। इस वैरायटी को अगर अभी 2-3 साल उम्मीद है। अभी डॉक्टर बख्शीराम हमारे टिकोला मिल के एरिया में आए थे और उन्होंने काफ़ी क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद देखने के बाद यह कहा कि अगर अभी इसमें कुछ सुधार कर लिया जाए कि कुछ बिंदु हैं तो अभी 2-4 साल और चल सकती है। इतने साथ में 2-3 वैरायटी में आपको बताऊंगा, उनको आप बीज के रूप में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दें। इसमें जैसा अभी शरदकालीन गन्ना बुआई शुरू होने वाली है, इस टाइम पे बुआई में आप जब बुआई करोगे, वैसे तो अगर इसमें आप आधे गन्ने की बुआई ऊपर से आधे की करो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस टाइम पे कोल्हू या मिल नहीं चल पाता तो आधा नीचे जो गन्ना बचता है उसे डालने में आपको समस्या रहती है। तो इसलिए आप उसमें ज़्यादा कुछ ना करके पेडी या अक्टूबर का गन्ना इस टाइम पे आप इस्तेमाल बीज में लेंगे तो एक पोरी नीचे की जो सबसे नीचे की है सिर्फ आप उसे छोड़ दें, उसको आप चारे में इस्तेमाल कर लें या आप उसको वैसे डाल दें तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आधा गन्ना अभी फिलहाल छोड़ोगे तो काफ़ी नुकसान रहेगा। उसके बाद उसमें आप और कुछ ना करना, एक तो 2 चीज़ों का आप मुख्य रूप से ध्यान रखना। ज़्यादातर किसान भाई क्या टुकड़े गन्ने के सही तरीके से नहीं करते, कोई 2 आंख का, कोई 4 का, कोई इतना भी नंबर, कोई पूरा ही गन्ना बुआई कर देता है। टुकड़ा मेन एक महत्व रखता है पैदावार देने के लिए, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आदमी उस ओर को ध्यान देता है कम, नुकसान जहाँ बड़ा होता है ध्यान देता है ज़्यादा वहाँ। तो एक तो आप 2 आंख का टुकड़े की बुआई करें, दूसरा इस टाइम पर शरदकालीन गन्ने में आप गन्ने को उपचारित जरूर करके बोएं। उसके लिए आप एक फंजीसाइड कोई सा भी ले सकते हैं, खासतौर से हम बावस्टीन बताते हैं, सबका जाना पहचाना नाम है। 100 ग्राम बावस्टीन 100 लीटर पानी में 1 एकड़ का आपका उपचार कर देगा गन्ने। खाद के रूप में देखो, खाद की बात अगर करें तो खाद सबका किसानों का अलग अलग है, कोई यूरिया कितना डालता है, कोई डाई कितना, लेकिन एक मुख्य रूप से मैं आप एक सभी के लिए क्षेत्र के, क्योंकि यहाँ की मिट्टी की हमने जांच करा के कई बार पहले भी देख लिया है, तो उसके आधार पर हमने इसका खुराक बना दी। जैसे इंसान की खुराक होती है ऐसे ही गन्ने की खुराक बना दी हमने। तो मैं आपको 1 बीघे के लिए बता रहा हूँ, 1 बीघे में आपको 12 किलो डाई डालनी है और 8 किलो पोटाश, दोनों को एक जगह मिला के कूड़ में डालना है। और जुताई के समय पे आपको 2 किलो जिंक प्रति बीघा और 2 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो। ये जरूरी नहीं कि भाई मैं कोई कंपनी बताता हूँ, फैक्ट्री से हम अपना यहाँ से दयाल का देते हैं जिंक और अनमोल मिक्सचर, 2 चीज, उनको आप दोनों को मिला के जब लास्ट जुताई आपकी हो जा, बेड़ा मारने से पहले बखेर दो उनको, और डाई और पोटाश दोनों कुंड में डाल दें। उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट करा हुआ टुकड़ा है सेट 2 आपका, वो आप उसमें डालने के बाद इस टाइम पे बस इतना ध्यान रखना है आपको कि मिट्टी जो है वो कांटे से नहीं देनी, क्योंकि आगे टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता जाएगा तो जमाव में दिक्कत आएगी। मिट्टी आपको हल्की रखनी है जिससे कि बस टुकड़ा ढक जाए। साथ में आप सह फसल के रूप में ले सकते हैं, कुछ भी सरसों ले लें, आलू ले लें, जो भी आपको सुविधानुसार अच्छा लगे उसमें। सरसों तो ऐसी चीज़ है कि आपको सभी किसान ज़्यादातर सरसों लेते हैं, कोई लेबर की उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो उसमें जितना आपका उत्पादन मैं समझता हूँ लागत गन्ने में आएगी, उतना ही आपकी सरसों से रिकवर हो जाएगी। फिलहाल शरदकालीन गन्ने में की बुआई के लिए आपको बताया, जब आपकी बसंतकालीन गन्ना बुआई करेंगे आप, उस टाइम पे आपको अगर 38 वैरायटी आप लगा रहे हैं तो उसका ऊपर का पोर्शन लेना है आधा, नीचे का पोर्शन उस टाइम फैक्ट्री चल जाती है आपकी, कोल्लू भी चल जाते हैं, आप उसकी सप्लाई करें मिल में। उसके देखो एक छोटी सी चीज़ है, इसमें खर्च कुछ नहीं, ऊपर के गन्ने के आपको कई लाभ है। अगर आप ऊपर के गन्ने से बुआई करोगे तो एक तो सब, अगर आप पूरे गन्ने का बुआई करते हो तो लगभग 60% क्या 45-50% जमाव आता है, लेकिन अगर ऊपर के गन्ने का आप बुआई करोगे तो 85% 90% तक आपका जमाव होगा।
अगर जमाव अच्छा होगा तो पैदावार पे बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जल्दी जमाव होगा। जितनी भी बीमारी आती है गन्ने के अंदर वो जमीन से चलती है, चाहे उसमें आपकी रेड रोट हो, लाल सड़न, विल्ट हो, या आपकी जितनी भी ज्यादातर बीमारियां हैं वो जमीन से चलती हैं। अगर आप आधा गन्ने की बुआई करोगे तो उसमें आपको 80% निरोगा गन्ना मिलेगा, क्योंकि जितने भी मेलासीलियम है उसके नीचे से ऊपर नहीं जा पाते। उस समय पोटास आपको ऐसे डालना है जैसा रोजाना हम खाने में क्या खाते हैं, ज्यादातर दाल रोटी खाते हैं, लेकिन अगर कोई मुख्य रूप से कोई मेहमान घर पर आ जानी पड़ेगी, वो कम है जो 15 किलो डाल रहे हैं। 15 किलो DAP अगर डाल लोगे तब 8 किलो पोटाश डाल लोगे तब पूर्ति होगी। 22 किलो आप उसकी मात्रा कर दो, फिर आपको पोटाश डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी साथ में 0238 वैरायटी की साथ में जो बुआई आप खाद दवाई आपको बता दी, एक खाद और मैं आपसे बता रहा हूँ, किलो दूसरे पर और 10 किलो तीसरे। SSP की साथ में यूरिया तो उसी टाइम पे लगेगा, साथ में बुआई में यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। डाई आपको 12 किलो पौधे में, पेडी में 15 किलो, पोटाश दोनों में 8-8 किलो बराबर मात्रा में, जिंक 2 किलो और अनमोल मिक्सचर माइक्रोन्यूट्रेंट 2 किलो। ये सिर्फ आपको खाद देने हैं। दवाई तो आपको अगर कोई कीड़ा जमीन का लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई व्हाइट गर्भ है या दीमक है तो दवाई डाल लो, अन्यथा दवाई बिल्कुल भी भूमि डालने की जरूरत नहीं है। देखो, ज्यादातर हमारे पास काफी फोन आते हैं किसान के, जी कल को गन्ना बोना है, दवाई कौन सी डाल है। अगर कोई हम पूछते हैं कीड़ा कौन सा है तो कहता है जी कीड़ा तो कोई सा नहीं। अगर डॉक्टर के पास जाके कोई कहे जी मुझे दवाई दे दो, डॉक्टर पूछा बीमारी क्या है, वही बीमारी कुछ नहीं, तो दवाई काहे की लेगा। अगर आपके खेत में देखो दीमक है तो दीमक के लिए आप, वैसे तो विभाग से यहाँ से भी काफी मिलता है, लेकिन बाजार से अगर लोगे तो उसमें फिलहाल एक टाल स्टार के नाम से आती है, उसका आप 500 ml का स्प्रे करा दो खाली फूल में, दीमक पर अच्छा प्रभाव है उसका। अगर व्हाइट गर्भ सफ़ेद कीड़ा है तो उसमें आप डेंटासू या लिसेंटा में से दोनों कोई से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिलहाल एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपसे कि फिलहाल देखो, रासायनिक खाद काफ़ी मात्रा में डले, दवाई भी काफ़ी लग रही, लेकिन जमीन को अभी रेस्ट नहीं मिल पाता। आज रात में पता लगे गेहूँ कटा, सुबह गन्ना हुआ मिले, तो ज़्यादा कुछ ना करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे बढ़ाएं अच्छा है, उसका वजन में निकलने में भी, और दूसरा कीड़ा और बीमारी का उस पर बहुत कम असर है। दूसरी एक वैरायटी करनाल की निकली हुई है, 38 भी आपकी कोयम्बटूर करनाल से है, सब एक्सटेंशन से 18 भी, और एक है 15-023 गन्ने लगे हुए। अगर देखना चाहोगे आप गन्ने तो आप देख सकते हो स्टॉल पे। और एक अपने शाहजहाँपुर से की वैरायटी है COS 13235, और एक लखनऊ की वैरायटी है COL के 14201। ये 4 वैरायटी नहीं है 38 के बाद में, जो अभी उम्मीद है कि किसान को उत्पादन के हिसाब से सही देखी जा रही है। तो इनका मैं ये नहीं कहता कि एकदम आप 38 खत्म कर दो, लेकिन साथ में बीघा 2 बीघा बीज के हिसाब से इसे लगा कर चलो। हर एक फसल का बीज आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगा। गेहूं ले लो, धान, सरसों, मक्का, जवार, कुछ भी, लेकिन गन्ना एक ऐसी चीज है, इसका बीज कभी दुकान पर कभी ना तो मिला, उम्मीद है ना ही मिल पाएगा। तो इस वजह से बीज तैयार रखने के लिए छोटी बीघा 2 बीघा की नर्सरी आप खुद ही अपनी इन बीजों की तैयार रखें। जौन सा भी उत्पादन में आपको अच्छा लगता है उसी वैरायटी को बढ़ाते रहें, क्योंकि 0238 में भी पानी आने की वजह से, यहाँ तो खैर अपलैंड है, खादर में इतना बुरा हाल है कि गन्ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब भी कोई वैरायटी ख़त्म होती है लाल सड़न की वजह से होती है, और इसमें भी पड़ोसी जो जनपद बिजनौर है वहाँ पर काफ़ी खेतों में आ चुका है और नुकसान हो गया। इस वजह से आपसे मेरा यही निवेदन है कि जो भी किसान भाई पूर्णतः 100% एरिया 38 का अभी तक रखे हुए हैं, वो साथ में ये को 0118 और को 15-023, COS 13235 और COL के 14201, इन वैरायटियों का थोड़ा थोड़ा बीज के बैंक के रूप में आप नर्सरी तैयार करें, और आगे को आने वाले भविष्य में जब तक 38-40 से चलाते रहें, उसके बाद में इनको बढ़ाएं। हेलो, मेले में आए सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक PM किसान निधि में बहुत लोगों की समस्याएं आ रही हैं। मुख्य समस्याएं 3 हैं इसमें। एक तो आप लोगों की EKYC होनी थी,
जो जन सेवा केंद्र से होनी है वो आप जन सेवा केंद्र पे जाके अपनी KYC पूरी कराएंगे तो उसमें आपकी 2,000 रुपये की जो किस्त है वो आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी मुख्य समस्या इसमें है लैंड सीडिंग की। अभी कुछ महीनों पहले लेखपालों द्वारा सत्यापन किए गए थे ज़मीन के। हो सकता है उनके द्वारा वो सत्यापन छूट गया हो, या जिस गांव का सत्यापन जो लेखपाल कर रहा है या आप जिस गांव से संबंधित हैं उस गांव में वो ज़मीन ना हो, दूसरे रकबों में होती है, कोई किसी की कहीं होती है, रहने वाला दूसरी तहसील का है, ज़मीन दूसरी तहसील में है, उसकी वजह से वो कुछ सत्यापन छूटे हुए हैं। अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ आके वो दे सकते हैं अपने कागज़, वो उनका सत्यापन करा दिया जाएगा। एक समस्या आ रही है सबसे बड़ी, अब क्या किया है सरकार ने, जितने भी लाभ सरकार दे रही है वो सब DBT के माध्यम से दे रही है। अब जो DBT है वो सारी आधार नंबर से जोड़ के उसी से पैसा डाला जा रहा है। अभी तक जो किस्त आ रही थी, पीछे 11 किस्त तक 12 किस्त तक आई हैं, वो सभी आपके अकाउंट नंबर से आ रही थी। हो सकता है पहले आपकी किस्त आ रही हो अब बंद हो गई हो। तो एक समस्या ये भी है कि वे अपने बैंक में जाके, जिस भी बैंक में चाह रहे हैं किस्त को मंगाना, उसमें जाके अपनी NPCI ज़रूर करा लें बैंक से। KYC बोल दें, उसे बोल दें कि भाई मेरा खाता जो है NPCI से लिंक कर दें, तो उसका ये भी समाधान हो जाएगा। कुछ लोगों के शुरू से ही पैसे नहीं आ रहे हैं। एक समस्या ये है कि एक किस्त आई, 2 आई, 3 आई, उसके बाद किस्त आनी बंद होगी। फिर उसमें मोस्टली समस्या जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि आधार नंबर उनका गलत हो गया होगा, किसी वजह से फीडिंग के दौरान गलत चढ़ा दिया गया होगा। तो शुरू की 2-3 किस्तें तो बिना आधार नंबर के आ गई थी। उसके बाद सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया था कि आधार अगर सही है तो तभी आपकी किस्तें आ पाएंगी। तो उसमें आप अगर ऐसी समस्या किसी के है तो अभी मीटिंग ये ख़त्म होने के बाद प्रोग्राम हम सब लोग यहीं बैठेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे, देखेंगे सभी कुछ। और इसमें एक समस्या यही आ रही थी कि बहुत की रजिस्ट्रेशन हो रहा है 2019 का ही, अब तक कोई भी किस्त नहीं आ पाई है। तो उसमें मोस्टली समस्या रही कि जॉइंट खाते दिए गए थे, वो अनजाने में दिए गए या जो लेने वाले थे उसकी गलती रही, जैसे भी। तो जॉइंट खाते की समस्या की वजह से वो पैसा नहीं भेजा गया। उसमें क्या था, जब आपने अपने भाई का खाता दे दिया, वहाँ जब उसे चेक करते थे तो इधर तो आपका नाम आ रहा है आधार से, दूसरी साइड में भाई का नाम आ रहा है, तो उससे ये क्लियर हो रहा था कि ये खाता इसका नहीं है। तो उन लोगों की वे किस्तें सब रोक दी गई थी और ये समस्या अभी भी बनी हुई है, अभी समाधान इसका नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा। सुनने में आया कि ऑप्शन खुलने जा रहा है, वो ये भी समस्या समाधान करा दी जाएगी। जी बताइए। हाँ जी, हाँ वो अभी आप थोड़ा सा हमें समय दें। जी हाँ जी जी ठीक जी। इसमें पात्र कितनी जमीन तक हाँ। है बता दियो। है जी, पात्र कितनी जमीन तक के हैं? हाँ सभी जो क्वेश्चन है बता देंगे सभी के। इसमें ऐसा हुआ था, जिन लोगों की ज़मीन, मतलब ये जो 3 कारण थे मेन, जो अभी और हैं वे तो रुके हुए हैं। मेन 3 कारण थे, एक तो KYC का होना, दूसरा बैंक में उस NPCI होना, और तीसरा लैंड सीडिंग का था। ये जिसके अगर उस जो 14वीं किस्त आई है वो तब तक हो गया था तो उनकी किस्त तो डाल दी गई थी, वे समाधान हो सकता है आपके बाद में हुए हों, तो वो उसमें आप चिंता न करें। अगर ये कह रहे हैं कि सब चीज़ ठीक है, आपकी किस्त आ जाएगी। जितनी भी रुकी हुई किस्त हैं वो सभी की आएंगी। जिसकी 2019 से एक भी किस्त नहीं आई है, किस्त उसकी भी सारी ही आएंगी, छोड़ के उसे जो आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अगर 2019 का आपका रजिस्ट्रेशन है, किन्हीं कारणों से आधार गलत होके या कुछ भी गलत होके आपकी किस्त रुक गई थी उस टाइम पे, वो पेमेंट आपका सारा किया जाएगा, सब किस्त आएंगे आपकी। ये हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए किसी वजह से, जैसे आप बता रहे 7 किस्त आई है मेरी बाद में रुक गई, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आपकी उसके बाद की जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सारी किस्तें आपके खाते में डाल दी जाएंगी वे। ये इसमें थोड़ा सा ये है कि ये कई चरण में चलती है प्रक्रिया।
सही करते हैं, दिल्ली जाता है, लखनऊ वाले रोको रखे हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग जाए अपडेट होने में। बाकी होगा सभी का, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा रुकेगा। रही थी उसकी हाँ हाँ, उसमें तो थोड़ा सा ऐसा है, मैंने आपकी समस्या देखी नहीं है उसमें क्या है, मैं वो देख के ही बता पाता आपको, जब ही सेटिस्फाई कर पाऊंगा जब मुझे आपकी सही समस्या का पता हो, है ना। आपके साथ किस्त आ गई, अब आगे की किस वजह से रुकी वो मुझे जानकारी है नहीं, वो देख के ही पता चल पाएगा, तभी मैं आपको संतोष भरा जवाब दे पाऊँगा। अभी उनका सवाल था कि इसमें पात्र कितने लोग हैं। इसमें ज़मीन की कोई बाउंडेशन नहीं है जी, किसी पे 100 बीघे है, 10 बीघे है, 2 खूड हैं, वो सभी लोग इसमें पात्र हैं, छोड़ के पति और पत्नी को। बहुत से लोग आते हैं कि मेरी तो पत्नी के भी नाम है, मेरे भी नाम ज़मीन है, दोनों को मिलने चाहिए, तो इसमें केवल एक परिवार को इकाई माना गया है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे वो इसमें रहेंगे। दूसरा, अगर कोई किसान अपना कोई अलग से व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और वहाँ इनकम टैक्स दे रहा है वो, तो वो भी अपात्र की श्रेणी में आ जाएगा। आपको भी मंगाओगे भाई? नहीं, सभी को पिलाएगा, वो इसीलिए रखा है, सभी को पिलाएगा। भैया इधर भी पानी पिलवा देना सबको, पानी वाले। ठीक है। इसमें एक बाउंडेशन ये है अपात्र की श्रेणी में कि जिसने 1 फरवरी 2019 के बाद 1 फरवरी 2019 के बाद कहीं बेनामे से ज़मीन खरीदी है, वो भी इसमें श्रेणी में नहीं आएगा। अगर उसके पास पहले से ज़मीन नहीं है और कहीं से उसने 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन खरीदी है, वो इसमें अपात्र की श्रेणी में आ जाता है। बहुत से लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं हम, वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसमें एक कारण ये भी है कि जो बाद में ज़मीन खरीदी गई, केवल वारिसान से जो आ रही है वो पात्र हैं सभी लोग। जो वसीयत से ज़मीन आ रही है, वारिसान से आ रही हैं, वो सभी लोग पात्र हैं इसमें। एक एनपीसीआई की एक समस्या और आ रही है, जो बार बार हमारे लोग यहाँ भी आते हैं, हमारे कर्मचारियों से क्षेत्र में मिलते हैं कि भाई हमारे लोग तो सब कर्मचारी साथी सभी बताते हैं कि अपनी एनपीसीआई बैंक से करा लो जाके, और वे वहाँ नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। अब ये हो सकता है पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, वहाँ स्टाफ कम है, क्या समस्या है वो नहीं है। अगर किसी की ऐसी समस्या है एनपीसीआई की और वो बैंक नहीं कर पा रहा है, तो आप डाकखाने में जाके उससे डाकघर वाले को बोल के अपना ऑनलाइन खाता उससे एक खुलवा लें। उसे बोल दें साथ के साथ कि वो ये जो है मैं 2000 रुपये की योजना के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के लिए मैं ये अकाउंट खुलवा रहा हूँ, तो वो आपका वही अकाउंट खोलेगा और आपकी किस्तें जो है उस अकाउंट में जानी शुरू हो जाएगी, जो एनपीसीआई ना होने के कारण आपकी रुकी हुई है। हाँ, तब जो उसमें थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग जा, हो सकता है उसने खोलने में कुछ कमी कर दी हो, क्योंकि वे भी एनपीसीआई से जोड़ते हैं। हो सकता है उसने एनपीसीआई से जोड़ा ना हो, तो आप लगभग उसमें 15 से 20 दिन का टाइम अपडेट होने में लगता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसी जिससे आपने खुलवाया है उसी से जाके मिलो कि मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ भाई से देख, तो वो आपका कर देगा, आपकी किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो पहले अभी क्लियर कर लें, पता चला आपका एनपीसीआई बैंक में हो रहा है तो डाकखाने में खुलवाने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो तब है अगर बैंक वाला कोई एनपीसीआई नहीं कर पा रहा है, तो तब उसका ऑप्शन होता है, वो कर देते हैं साथ के साथ। हमारा तो बाबू जी पंजीकरण ही है वो यहाँ पिछले महीने में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो का पैसा जी सारा नहीं आ पाएगा। जब मैंने क्या कहा, जो नया पंजीकरण होगा उसका तो पंजीकरण की दिनांक से ही पैसा आएगा। बीज खाद का तो हो रहा था, इसका हुआ नहीं था। अब मैं हाँ। 17 तारीख के माता तुम्हारा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। जी जी, आप जैसा कि अभी आपको मनोज कुमार SMS है यहाँ संभाग जानसठ में आपको PM किसान सम्मान योजना की जानकारी दी। यदि आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो अपना दूर कर लें। आप यहाँ आए आज किसान मेला में, तो यहाँ जो कृषि विभाग की योजनाएं हैं, जैसे आपको बताया अभी प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। यदि किसी की कोई समस्या हो तो ब्लॉक में प्रति एक दिन एक कर्मचारी की ड्यूटी है, वो आप आधार कार्ड, खतौनी, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी और एक घोषणा पत्र लेकर हमें अपना आधार कार्ड से चेक करवाना, जिसकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। वो अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें, साथ के साथ वो जो भी समस्या होगी आपको बता देंगे। जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो आपके कागज़ ले लेंगे और उसे वो दूर कराएंगे। प्रति एक दिन
एक एक कर्मचारी की यहाँ ड्यूटी है प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना, जिसकी नहीं आ रही, रुक रही है, या किसी ने नया रजिस्ट्रेशन कराया तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें, किसी की रुक रही है तो वो चेक करवा के अपने कागज यहाँ जमा कर दें। सबसे ज़्यादा जोर प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना पे है। जिन किसानों की नहीं आ रही वो अपना चेक करवा दें। दूसरा, हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक राज्य के कृषि बीज भंडार है और एक राज्य की कृषि रक्षा इकाई है और एक सोयल टेस्टिंग लैब है। यहाँ ब्लॉक में 3 ऑफिस हैं जहाँ किसान जिसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि बीज है तो जो भी समय समय पे बोए जाने वाले बीज हैं यहाँ वो 50% छूट पे या अन्य योजनाएं हैं जो अभी प्रभारी बीज भंडार है वो बताएंगे। तो राज्य की कृषि रक्षा इकाई है जिसपे ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना जैविक और अन्य रासायनिक जो यहाँ रसायन आते हैं उन पर जो सब्सिडी है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप यहाँ आए तो कृषि विभाग संबंधित योजनाएं जैसे कि कृषि यंत्रकरण की योजनाएं हैं, कृषि यंत्र किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं में अलग अलग सब्सिडी है, आप उसकी जानकारी करके जाएं। यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो उसे वक्ता को बोलने के बाद में खड़े होकर पूछ लें। अभी हमारे बीच में हमारे ब्लॉक प्रमुख जी जो मुख्य अतिथि हैं वो आने वाले हैं, तब तक आप कृषि विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी देंगे श्री शैलेंद्र कुमार जी। राजू भाई जी ने बताया है आपको कि हमारे यहाँ पे समय समय पर बीज और दवाइयाँ आती रहती है, उस पर सब्सिडी मिलती है। जैसे अब खरीफ का सीजन गया है, धान है, ठहच है, उड़द है, रागी, सावा, कोंदो सब बीज आए थे। आप में से कुछ लोग होंगे जो लेके होंगे, किसान भाई बैठे हैं ले गए थे, रागी वगैरह सब वैसा आप नहीं सब ले गए थे। और अब रबी का सीजन चलने वाला है, अब हमारे यहाँ सरसों का बीज आएगा। रेट तो जब बीज आने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन उसमें 50% की छूट मिलेगी। उसके बाद नवंबर के शुरुआत में गेहूँ का बीज आएगा। कम से कम 5-6 वैरायटी की डिमांड है। 303 है, 3226 है, 180, 222 जो हाइल वैरायटी है। आप किसान लोग काफ़ी जानते होंगे, 3086 है, 723। सभी किसान भाइयों को जानकारी है कि दीमक और सुंडी की दवाई आप गिरते हो खेत में दली पानी के साथ या स्प्रे कर दिया, 15-20 दिन 1 महीने के लिए दीमक या वाइट गर्भ भाग गया। इतने तो है, लेकिन हमारे पास है दीमक और वाइट गर्भ के लिए बवेरिया बेसियाना। 100 रुपये किलो की दवाई है, 75 रुपये इसके छूट खत्म आएंगे आपकी। बहुत अच्छी दवाई है। ये दीमक को सुंडे को भगाता नहीं है, इसमें कोई बदबू नहीं है। ये सिर्फ एक फंगस है जो उस दीमक को जहाँ तक उसका घर है वहाँ तक ख़त्म करती है। इसका काम करने का तरीका उन दवाइयों से अलग है। इसका आप स्प्रे नहीं कर सकते। ये आपको जब आपको खेत में कोई फसल बोनी हो उससे 8-10 दिन पहले इसकी तैयारी की जाती है। अब आपको सरसों बोनी है और गेहूँ बोने हैं। सरसों बोने के लिए खेत लगभग लोग खाली होंगे। गेहूँ तो लोग अधिकतर गन्ना काट कर बोलते हैं, समय कम दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। अब खेत खाली पड़े लोगों के, पलेवा करेंगे जोतने के बाद। जब आप पलेवा करो तो पलेवा करने से या जुताई के बाद 8-10 दिन पहले 1 किलो दवाई को 10-15-20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, बिल्कुल सड़ी हुई हो, कच्ची ना हो, उसे उसमें मिलाकर रख दें। वो कहीं बरामदा हो या पेड़ के नीचे हो या ट्यूबवेल के आसपास जहाँ आपकी छाया मिल जाए, सीधी धूप या तेज बारिश हो तो उस पर ना पड़े, उस पर पराली हो या कोई घास हो या टाट की बोरी हो तो वो डाल दें और पानी का छिंटा मार दें। 8-10 दिन बाद आप देखोगे उस पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फंगस मिलेंगे आपको। और जब आपको फसल बोनी हो, खेत जुताई करते वक्त शाम के समय, दोपहर में या सुबह को तेज धूप में नहीं, शाम के समय खेत में डाल के और खेत की जुताई करते हो। जहाँ भी आपकी दीमक होगी, दीमक खेत में आएगी और इसमें जो फंगस है, बवेरिया बेसियाना जो फंगस है वो उस दीमक के शरीर पर लग जाएगी और उसके शरीर को फाड़ देगी। तुरंत नहीं फाटेगी, थोड़ा 2-4 घंटे का समय लेगी। जैसे वो दीमक अपने घर जाएगी और जैसे ही दीमक के शरीर पर फंगस लगी तो उसको एकदम खाना मिल गया दीमक का, और दीमक अपने घर चली गई। जहाँ पे उसकी बहुत सारी दीमक हैं, वो कॉलोनी है,
दीमक के जो घरों में दीमक कॉलोनी बोलते हैं, वहाँ पे जाएगी तो वो उन्हें वहाँ पे भी मार, वो ग्रो करेगी दीमक को, फंगस, और सबको वहाँ मार देगी। ये फंगस का, ये जो फंगस लगती है ब्यूवेरा बेसियाना, ये वाइट गर्भ और दीमक का बहुत बढ़िया इलाज है। और किसी भाई को चाहिए कृषि रक्षा इकाई पर उपलब्ध है, मात्र 100 रुपये किलो है, 70 रुपये की छूट है। ये तो था ब्यूवेरा बेसियाना दीमक की दवाई। अब बात करते हैं ट्राइकोडर्मा, ये है फंगस के। इस्तेमाल करो, शाम के समय करो, तेज धूप में ना करो। और जिस खेत में भूमि शोधन कर रहे हो उसमें कोई केमिकल दवाई उस टाइम पे इस्तेमाल ना करो जिस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। हर फसल में 6 महीने के कुछ ट्रेड है जो स्टार्ट किए। जो भी हमारी यहाँ माता बहनें बैठी हैं, जैसे कि अचार, मुरब्बा, पापड़ या घरेलू कोई भी सामान है तो बनाने के लिए ट्रेनिंग है, वो सब फ्री है। आज के इस किसान मेले के मुख्य अतिथि हमारे अध्यक्ष सम्मान किसान बंधुओं और महाशक्ति, हमारे देश में एक बहुत बड़ी समाज के पास समस्या आ रही है कि स्किल जो है आज का काम जो 18 साल से 40 साल 50 साल के बीच के है, जो बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने मोरना के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी ट्रेनिंग्स ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क कराई जाती है, ताकि वो अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सके, बैंक से लोन लेके, बिना बैंक से लोन लेके, जिसकी जैसी व्यवस्था है वो अपना काम गांव में, शहर में, कस्बे में स्टार्ट कर सके। इसी क्रम में जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जैसे अभी ताऊ जी ने बताया था कि एनपीके के टाइम में एनपीके नहीं मिलता, पोटाश नहीं मिलता, गेहूँ की बुआई करती पानी दिया तो यूरिया नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पूर्व के समय में ये समस्या नहीं थी। इस समस्या के समाधान के लिए सबसे अच्छा विकल्प हमारे पास में जो है वो है वर्मी कंपोस्ट, केंचुई खाद तैयार करना। एक छोटा से छोटा किसान भी अपने ट्यूबवेल पे, अपने खेत पे 2 यूनिट भी अगर लगा ले अपनी केंचुई खाद की, तो उसको किसी भी खाद के लिए XYZ कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट हो गया, कोई सा भी खाद हो गया, कहीं पे भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वो एक ऐसा खाद आपका तैयार हो जाएगा। उसको आप कितना कम डाल दो अपनी फसल में, कितना ज़्यादा डाल दो, ज़्यादा डाल दिया जब कोई नुकसान नहीं, कम डाल दिया उसका भी कोई नुकसान नहीं, कम डलेगा थोड़ा सा, ज़्यादा डलेगा उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी फसल में अपना यूरिया ज़्यादा डाल दिया तो फसल खराब हो जाएगी। लेकिन आपका वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद तैयार होती है जिसे आप कितनी भी डोज दे दो, वो इस साल जितनी फसल चाहिए कि ले लेगी, बाकी फसल आपकी ज़मीन में शेष रहेगी। फसल अगली बोओगे तो अगली फसल अपना आप उसका एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरह अपने ट्यूबवेल में कहीं भी पेड़ के नीचे उसे बिछा दो, उसमें आप गोबर डाल दो, गोबर डाल के उसमें कैंची छोड़ दो, ऊपर से अपनी पत्ती से पुआल से ढक दो। जब भी आप खेत में जा रहे हो 2 दिन में 3 दिन में बाल्टी लो, डब्बा लो, उससे पानी छिड़क दो उसके ऊपर। आपका 60 दिन के अंदर 70 दिन के अंदर खाते तैयार होगा। ऊपर से खाद डाल दो, फिर उसके ऊपर गोबर डाल दो। कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से किसानों के लिए हमारे यहाँ पे जो है ट्रेनिंग सेंटर में वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग है 10 दिन की। बकरी पालन है, भेड़ पालन है, सुअर पालन है। सुअर पालन का काम पुराने टाइम में वो था कि एक विशेष समाज करेगा इसको, लेकिन आज के टाइम में अगर आप मोरना क्षेत्र में जाकर देखोगे, गांव-गांव में 3-3 4-4 फार्म खुल रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी शुरू हो गई है, इतने सुअर फार्म वहाँ पे खुल चुके हैं। और किसान अपने घर में बैठे ही अपनी खेती करने के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी आमदनी सुअर फार्म से ले रहे हैं। मुर्गी फार्म है, इसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट है, कैंची हुई खाद है। इसके अलावा आपके घर परिवार में जो बेरोजगार लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं, उन लोगों को हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग दी जाती है स्किल की। जैसे कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग है, आपकी जो CCTV कैमरे लगते हैं उनको लगाने की ट्रेनिंग है, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। इस तरह की लगभग 60 तरह की ट्रेनिंग हमारे सेंटर पे कराई जाती है। रहना, खाना, सीखना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 तरह के सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अलग मिलेगा, जो ट्रेनिंग का एग्जाम होगा उसका सर्टिफिकेट MORT का अलग मिलेगा। ट्रेनिंग सेंटर ग्रामीण विकास मंत्रालय से अप्रूव है। ट्रेनिंग के बाद में जब जैसे बंदे ने हमारे यहाँ ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो स्वरोजगार स्टार्ट करने के लिए जितने उसको पैसे की आवश्यकता है उतना बैंक से लोन में हम लोग कराते हैं। लोन केवल इतना ही कराते हैं जितने में उसका गाँव में काम स्टार्ट हो जाए। तो ये सुविधा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कर रखी है, क्योंकि हर आदमी को नौकरी नहीं दी जा सकती। नौकरी का एक स्तर है ब्लॉक के अंदर, यदि 10 कर्मचारी है, उन 10 में से कोई रिटायर होगा, अपनी नौकरी पूरी करेगा, उसके बाद ही वहाँ पे एक पोस्ट खाली होगी। अगर हम किसानों से पूछने लगे, आपके यहाँ पे आप खेती बाड़ी करते हो, खेती में काम करने के लिए नौकर भी रखते हो, अगर आपके यहाँ पे एक नौकर की आवश्यकता है, आप 2 तो नहीं रखोगे, एक ही रखोगे।
कोशिश करोगे एक के बिना भी काम चल जाए, अगर नहीं काम चल रहा है तो उस स्थिति में आप एक रखोगे। तो वही स्थिति हमारी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की है। ना प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो हर आदमी को नौकरी दे सके, ना सरकारी सेक्टर के पास में है। तो इसका एकमात्र विकल्प है कि स्किल हम लोग करें, ट्रेनिंग करें अपने जीवन में। कोई ना कोई हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में जब भी उनका फ्री टाइम है 1 महीने का 1.5 महीने का, तो उनका कोई ना कोई काम आप स्किल ट्रेनिंग सेंटर से सिखाइए। वो भविष्य में कभी ना कभी उससे काम आएगा। उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, बहुत अच्छी जॉब पे वो चला गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किस्मत हुई कि आपका जो गाँव का पैसा है वो गाँव से बाहर नहीं जाएगा, और वो पैसा जब उसको मिलेगा गांव में, वो काम कर, उसने स्वरोजगार कर लिया अपना, तो वो जो तरक्की करेगा तो उसके साथ साथ में गांव की भी तरक्की होगी। वो 2-4 लोगों को और प्रेरित करेगा कि इस तरह का आप ट्रेनिंग लेके अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास में इस तरह का पंपलेट है। इसी पंपलेट पे हमारा QR कोड बना हुआ है। फार्म भरने के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप QR कोड को स्कैन करोगे, स्कैन करके आप अपना फार्म सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो संबंधित ट्रेड आप लोगों ने अप्लाई की है, हम आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे। सभी ट्रेनिंग फ्री है हर बिरादरी के लिए, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। रहना, सीखना, खाना पीना, ट्रेनिंग मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपके घर परिवार में, समाज के अंदर अगर इस तरह के लड़के हैं, कोई लड़कियां हैं कि जो बेरोजगार घूम रही है, तो आप लोग हमसे उन्हें जोड़ सकते हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग करा के, बैंक से लोन करा के उनको इस लायक बनाएंगे कि वो अपने गाँव में, कस्बे में अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा हम लोग अग्रणीय जिला प्रबंधक जो ऑफिस है उससे भी जुड़े हुए हैं। कई बार बैंकों से संबंधित शिकायतें होती है किसानों की, किसान क्रेडिट कार्ड पे ब्याज ज़्यादा लग गया, जो ब्याज था वो ज़्यादा लगा दिया गया है, लोन पूरा नहीं मिला है। तो बहुत तरह की इस तरह की समस्या आती है। कई बार क्या होता है कि आपने किस्त जमा कर दी, वहाँ पे पूरा कर दिया, उसके बाद भी आपका बैलेंस दिखा रहा है कि पैसा पूरा जमा नहीं हुआ है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए सर्कुलर रोड पे आवास विकास कॉलोनी है, उसके पास में पंजाब नेशनल बैंक का अग्रणीय जिला प्रबंधक कार्यालय है। 10 बजे से 5 बजे तक खुलता है वो। वहाँ पे जाकर किसान लिखित रूप में या मौखिक रूप में अपनी समस्या का समाधान बैंक से संबंधित करा सकते हैं। अच्छा व्यवहार आपके साथ में ब्रांच में। आपको जो वरुण जी ने जानकारी दी, ये पंपलेट है, ये आपको दिलवा दे रहे हैं। इस पर इनके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। तो जो भी ट्रेड है आप इनसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी ट्रेड में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो अपने स्तर की देख लेना, और जितने कैंडिडेट इसमें चाहिए उतने कैंडिडेट इकट्ठे होकर आपको ट्रेनिंग दे देंगे। मेरा नाम राजीव लांबा है और मैं ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक के पद पे जानसठ ब्लॉक में कार्यरत हूँ। मैं कृषि विभाग की एक केंद्र सरकार की योजना है आत्मा योजना, उस योजना को देखता हूँ। उसमें प्रदर्शन है, किसानों के लिए फार्म स्कूल है, भ्रमण है, ट्रेनिंग है, समूह गठन है। तो मैं इसकी आपको आत्मा योजना की जानकारी देना चाहता हूँ। जो किसान धान, गेहूं, सरसों के प्रदर्शन लगवाने के इच्छुक हों, तो हम अपना नाम नंबर नोट करा दें। जिस भी क्रॉप के समय 1 एकड़ पे 4,000 रुपये गवर्नमेंट अनुदान देती है, उसमें आपको बीज जो ब्लॉक से उपलब्ध कराया जाएगा, वो बीज के अन्य खाद और दवाई, इन तीनों चीज़ों के बिल आप किसान सेवा सहकारी समिति के देंगे। तो उस पर 4,000 रुपये अनुदान है 6 बीघे एक डेमोस्ट्रेशन लगाने। एक फार्म स्कूल होता है, वो होता है 15 बीघे का, 1 हेक्टेयर का। यदि आप उसमें 1 हेक्टेयर कोई भी धान या गेहूं, नवीनतम पद्धतियाँ जो कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा ईजाद की जाती हैं, नई वैरायटियाँ हैं और नई जैसे फर्टिलाइज़र बैलेंस है या अन्य उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 7500 रुपये अनुदान है। तो वो सब जिम्मेदारी हमारे पास है कि किसी किसान को यदि भ्रमण करना है या किसी किसान को कोई मशरूम की या अन्य कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो उसे 3 दिन 5 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए भी भेज देते हैं। वो जैसी इच्छा रखता है आप नोट करा दें। इस प्रकार का यदि कोई टूर या ट्रेनिंग होती है तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। अपना कॉन्टैक्ट दूसरा, अपना नंबर कॉन्टैक्ट। दूसरा एक समूह गठन है। यदि कोई किसान वर्मी कंपोस्ट के लिए या बीज उत्पादन के लिए कोई एक समूह बनाना चाहते हैं, तो उसमें 12 मेंबर चाहिए। उसका आपको लाभ क्या होगा? खेती तो सभी किसान करते हैं, लेकिन यदि कोई कृषि को
व्यावसायिक रूप में ले रहा है तो वो आज के ज़माने में कुछ लाभ ले रहा है। अन्यथा जैसे आप पहले से खेती करते आ रहे थे, लागत बढ़ी, दवाई के, खाद के, सबके रेट बढ़े और आप उसमें नई टेक्नोलॉजी या उसकी उत्पादन लागत नहीं घटा रहे तो आप घाटे में हैं। उसके लिए आप नवीन तकनीकी की जो नई नई तकनीकी आ रही हैं वो, या बीज है, या आप सॉइल टेस्टिंग करा के उसके अकॉर्डिंग अपनी मिट्टी की जांच करा के उसके अकॉर्डिंग खाद का यूज करें। अनावश्यक खाद आप खेत में ना डालें। तो यदि कोई किसान समूह बनाना चाहता है तो उसमें 10 से 12 मेंबर हैं, उसकी 150 रुपया फीस है। उसका एक रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग मुजफ्फरनगर डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ होकर आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। और आप जो बीज उत्पादन करेंगे वो आप अपना बीज कहीं भी मार्केट में बेच सकते हैं। उस पर कोई गवर्नमेंट कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ये समूह के रूप में आप सीड उत्पादन करेंगे। अभी आप मेरा नंबर भी नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 94 560 960 32 9456096032। नाम है राजीव लांबा। मैं ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक, कृषि विभाग, जानसठ ब्लॉक। हिंदी में बोल दीजिए एक बार, हिंदी में। जो बड़े एवं नए अग्रणी किसान हैं वो नए जो इम्प्लीमेंट आ रहे हैं वो उनको ले रहे हैं। एक सिंगल यंत्र लेना और 2 प्रकार की योजनाएं हैं। वो मैं आपको योजनाएं और कृषि यंत्र के बारे में जानकारी दूंगा। जिसका कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, ध्यानपूर्वक सुनना। कृषि यंत्र लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कृषि विभाग में। आप अपना कृषि विभाग में, यहाँ सीडी स्टोर हर ब्लॉक में है, आप उस पर अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और खतौनी की नकल ला के अपना पंजीकरण करा लें। सर्वप्रथम सभी किसानों को पंजीकरण की आवश्यकता है। यदि ब्लॉक से कोई भी आप लाभ लेंगे, वो कृषि यंत्र लेना हो, बीज लेना हो, दवाई लेना हो, तो आपका कृषि पंजीकरण होना जरूरी है। यदि आपका पंजीकरण नहीं है तो कृषि विभाग से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है, जब वो साइट खुलेगी तो आप उस साइट पे आपका आधार नंबर, पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर, 3 चीज चाहिए। उसमें आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP भरने के बाद ही आपका टोकन जनरेट होगा। तो जो हाई फाई नेट जिसके पास चल रहे हैं 4G 5G, क्योंकि क्या है, पहले ये योजना जो थी वो प्रदेश स्तर पे खुलती थी। तो यहाँ किसानों ने डिमांड करी तो हमने अधिकारियों को बताया तो उन्होंने लखनऊ से कर दिया कि अब मंडल वाइज खुलती है। जैसा हमारा सहारनपुर मंडल का खुलेगा तो उसमें एक या 2 मंडल होंगे उस दिन, तो उसका टाइम रख देंगे वो 10 बजे 11 बजे। वो सब अखबारों में भी निकलता है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देते हैं। तो आप उसमें अपना टोकन जनरेट कर लें। वो जो चीज़ कंप्यूटर मांगेगा वो आप डालते रहें। उसमें 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, आपका आधार नंबर, पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। मोबाइल आपका ही होना चाहिए, आपका या आपके ब्लड ग्रुप का, क्योंकि जब उसका जो भी संबंधित कर्मचारी उसका सत्यापन करने के लिए जाएगा तो वो मोबाइल नंबर पर घंटी लगा के देखेगा। यदि उसमें आपका नंबर नहीं है तो वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर देगा। ये गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचारी रोकने के लिए लगाया आपका मोबाइल नंबर, कि कोई दुकानदार उसमें कोई अपना टोकन ना काट ले, किसान स्वयं अपना टोकन काटे। उसके लिए रोटावेटर, पंपिंग सेट, हैरो, टीलर, ट्रैक्टर, सभी जितने भी आप यंत्र जानते हैं ना जानते हो, पावर चेफ कटर, साधारण चेफ कटर, स्प्रे मशीन, ट्रैक्टर की, बैटरी की, हाथ वाली, ये सब हैं। उसमें क्या है, जब आप टोकन काटोगे तो 3-4 योजनाएं खुलेंगी। अलग अलग योजनाओं में अलग अलग सब्सिडी है। किसी योजनाओं में रोटावेटर की सब्सिडी 40,000 है, किसी में 45 है, किसी में 30 है। तो आप अपने संबंधित कर्मचारी से संपर्क कर लें कि किस योजना में कितनी सब्सिडी है। वो सब जानते हैं, बता देंगे आपको। तो आप अपने न्याय पंचायत स्तर के जो भी कर्मचारी हैं उनका नंबर नोट करें, उनसे जो भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं उन योजनाओं को जानते रहें, उनसे फ़ोन मिलाते रहें, बात करते रहें। जो भी यहाँ बीज, दवाई, खाद जो भी आ रहे हैं वो सब आप लें। गवर्नमेंट जो योजनाएं दे रही हैं वो किसानों के लिए हैं, वो आपके लिए हैं, तो आप उनका लाभ लें। यदि कोई समस्या है तो यहाँ ब्लॉक में प्रत्येक दिन PM किसान का कैंप है। किसी के कोई यहाँ से बीज ले गया हो, दवाई ले गया हो, किसी की सब्सिडी ना आई हो तो CD स्टोर इंचार्ज शैलेंद्र कुमार जी हैं, इनसे आप आके मिलें। जिसकी नहीं आ रही वो मंगवाने की जिम्मेदारी इनकी है। कहीं रुक रही होगी तो ये उसका दिखवाओगे। चीज़ में कोई कमी छोड़ देंगे तो उसका कुछ ना कुछ हम दंड भरेंगे।
यदि हम किसी कागज़ को पूरा करके ले जाएंगे तो कोई कुछ नहीं किसी को देना है। 2 योजनाएं हैं, एक योजना है 10 लाख रुपए की, अभी वो योजनाएं आई नहीं, लेकिन पिछले साल की जो योजना आई थी मैं उनके बारे में जानकारी दे दूं। इस साल जैसा है कि वो आप पता कर लेना। जो 10 लाख रुपए की योजना है उस पर GST सहित, पहले तो GST काट के 50% था, अब 12% यदि GST लग गया तो 10 लाख रुपए 1,20,000 होगी GST, 11,20,000 पे 50% सब्सिडी है। कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का नाम है, कस्टम हायरिंग सेंटर CHC। दूसरी योजना है फार्म मशीनरी बैंक योजना। ये पहले समूह बन के मिलती थी, अब गवर्नमेंट ने समूह के लिए बंद कर दी। अब केवल ग्राम पंचायत या जो किसान सेवा सहकारी समिति हैं, केवल 2 के लिए या FPO के लिए, ये 3 के लिए खोल दी। यदि कोई ग्राम पंचायत प्रधान इस योजना को लेना चाहे या कोई सहकारी समिति, जो चेयरमैन है MD साहब, वो अपने आप प्रस्ताव करके उसका दें, तो ये 18 लाख रुपए की योजनाएं हैं। इस पर 75-80% की सब्सिडी है। इसमें ट्रैक्टर, हैरो टीलर और मिट्टी प्लट हल और आपका मल्चर, जो पत्ती को काटने दबाने वाले यंत्र हैं। हमारे यहाँ की ज़मीन में जो है वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटती जा रही है। अब आप देखो, यदि किसी खेत में बाग कटा हो या कहीं गोबर की खाद पड़ी हो तो वहाँ पैदावार ज़्यादा है, बाकी जगह कम है, पैदावार घटती जा रही। उसका कारण है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी। जो 2 से 3 होनी चाहिए वो पॉइंटों में आ गई, 0.3, 4, 5 तक ज़्यादा। यदि ये घटती रहेगी तो ज़मीन जो है बंजर की तरफ जा रही। तो इसके लिए हम हरी खाद का उपयोग करें, गोबर की खाद का उपयोग करें। यदि हम नहीं कर रहे तो उसका ज़मीन पर प्रभाव पड़ रहा। तो साथ साथ में जैसे हम सबसे ज़्यादा ध्यान अब गवर्नमेंट का बैलेंसिंग फर्टिलाइज़र पे है। हमारे यहाँ का किसान यदि यूरिया डाल रहा और फसल पर रंग आ गया तो उसने मान लिया कि भाई काम कर दिया इसने, जबकि केवल यूरिया से ही फसल नहीं होती, उसके लिए 16-17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। उनका खाता लिंक नहीं है, आधार कार्ड से खाता लिंक नहीं है। उनकी समस्या है कि उनकी प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना लाभ नहीं मिल पा रहा। तो आप अपने बैंक में जाके NPCI और आधार शेड्यूल जरूर करा लें। यदि आप नहीं करा रहे तो फिर आप के अकाउंट में पैसा नहीं आने का। पहले गवर्नमेंट ने पैसा भेजती थी अकाउंट में, अब क्या हुआ कि किसान है 10,000 और जाने लगी 12,000 की, और अब ये भी किसान रह रहे। गवर्नमेंट ने देखा यार ये तो जिसके नाम ज़मीन नहीं है उसने भी रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो फिर कर दिया उन्होंने कि ज़मीन का सत्यापन होगा और आधार कार्ड के जो नंबर हैं, आधार कार्ड पर पैसा भेजा जाएगा। उस आधार कार्ड से जो भी खाता लिंक होगा किसी भी बैंक का आपके नाम का, वो पैसा उसमें चला जाएगा, उस खाते में। पैसा अकाउंट में ना भेज के आपके आधार कार्ड पे भेजेंगे गवर्नमेंट, और आधार कार्ड से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें पैसा चला जाएगा। जी ITR भरना और टैक्स देना अलग अलग चीज़ होगी। ITR तो आम आदमी भी भर सकता है, लेकिन टैक्स जो देगा वो इसके लिए अयोग्य है, पात्र है। यदि आपकी इस प्रकार की समस्या, आपको कौन सा गाँव है? मुस्ताबाद संघ। आपके सुधीर कुमार कर्मचारी हैं, सुधीर कुमार जी से मिल लो, उन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो मुझे फंड DD ऑफिस से खुलवा देंगे। नहीं करानी, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डाक खाने में जो अकाउंट खुलवाया, उस अकाउंट की ये विशेषता है कि आप जब अकाउंट खुलवाओगे तो आपका अंगूठा लगाओगे। अंगूठा लगाने का मतलब आपकी KYC करा दी, और आपका KYC और NPCI सीडेड करने के बाद ही वो खाता खुलता है। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। सरकार आपके आधार कार्ड पर पेमेंट भेजेगी, उस पेमेंट में जो भी आपका NPCI आधार सीडेड होगा, जो आपने खाता खुलवाया, वो ऑटोमेटिक उसमें पहुंच जाएगा। यहाँ पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के बाद में यहाँ उसकी कॉपी देने की आवश्यकता नहीं है।